Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने बेसिकली सर मनी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशंस करी एंड मनी में हम लोग अभी तक फंक्शंस प्लस उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तो डायरेक्टली आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मनी के अंदर ही, टाइप्स ऑफ मनी एंड वन बाय वन जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे साथ के साथ हम अपनी नोटिंग का पार्ट बनाएंगे। फंक्शंस ऑफ मनी में जस्ट नेम्स, दो फंक्शंस आपने रीड आउट किए, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर दो मेन फंक्शंस में कौन आया? नंबर वन सर, एक तो मनी बेसिकली मेन जो फंक्शन है प्राइमरी, दैट इज मीडियम फॉर एक्सचेंज, एक्ट एज मीडियम फॉर एक्सचेंज। एंड नंबर टू, मनी बेसिकली प्रोवाइड्स अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जो बेसिकली जो हमारे दो प्राइमरी फंक्शंस थे। सेकेंडरी के अंदर आपने क्या रीड आउट किया? स्टोर इन वैल्यू। क्लियर? मनी प्रोवाइड स्टोरेज इन वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, कि आप डेफर्ड पेमेंट्स भी मनी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ फंक्शंस हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर राइटिंग में क्या किए? नोट डाउन किए। सो आज नेक्स्ट ऑन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी। आइए स्टार्ट करते हैं साइड बाय साइड एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारी वन बाय वन टॉपिक्स की चलती जाएगी। सबसे पहले हेडिंग लिखें जी, यहां पे हेडिंग लिखें टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी या फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी भी लिख सकते हो, अच्छा वर्ड अपने आप में। तो यहां पे सर लिखो जी मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी। नंबर वन फिएट मनी, फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी लिखिए। इट रेफर्स टू मनी, it refers to that money issued by order या फिर authority which is issued by order or authority of government, full stop. It includes all notes which the people in a country in a legally bound to accept and exchange as a medium of exchange। और अंडरलाइन द वर्ड अगर आप यहां पे कर सको तो लीगली बाउंड। सर जिसका मतलब क्या है कि वो नोट्स, वो क्वाइंस, वो करेंसी जिसको आप मना नहीं कर सकते, clear, that kind of money is basically called as fiat money, which is issued under the order of या authority of government। अब सर अपने इंडिया में तो अगर नॉर्मली बात करें, वो सारी करेंसी जो आरबीआई की ओर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से क्या है? इशूड है, वो सारे नोट्स, वो सारे क्वाइंस हमारे इंडिया का लीगल टेंडर हैं। और एवरी पर्सन इन इंडिया जिसको भी मैं पेमेंट करूंगा, क्लियर, मैं जैसे भी पेमेंट करूं, मैं कॉइन्स में पेमेंट करूं या नोट्स में पेमेंट करूं, आपको वो क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट। अब आपने मुझसे 200 रुपीज मांगे, तो मैंने 200 रुपए का नोट निकाला, आपको दे दिया। आप कह रहे हो ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई? क्यों नहीं चलेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रॉपरली क्या है? इशूड है। तो अगर इंडिया में रुपीज नहीं चलेंगे तो और क्या चलेगा सर? हाँ, बट वही मान लीजिए सर, आपने, मैंने जितनी भी अमाउंट आपको पे करनी थी, मैंने आपको उसके बदले में डॉलर्स दिए, मैंने आपको उसके बदले में डॉलर्स दिए, येन, पाउंड, कुछ भी पे आउट करा, आप उसके लिए लीगली बाउंड नहीं। अब लेट इट बी, मैंने आपको 500 रुपए देने थे, मैंने $10 निकाले, $10 आपको दे दिए। आपने क्या कहा? सर ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं मैं लूंगा, मैं तो सर यहाँ पे इंडियन रुपीज लूंगा। तो क्या आप उस पर्सन को लीगली बाउंड कर सकते हैं कि वो इंडिया में रहकर डॉलर्स को क्या करे? एक्सेप्ट करे? नहीं सर, डॉलर्स इंडिया की सरकार ने थोड़ी यहाँ पे कोई वैलिड बना। क्लियर? तो बेसिकली हमारे इंडिया में
इंडियन गवर्नमेंट की ओर से लीगल टेंडर जो पास किया गया वो क्या है? रुपया। क्लियर? रुपीज, जिसको आप वर्ड बोलते हैं। तो इंडिया में अगर आपको कोई रुपीज में पेमेंट कर रहा है, बेशक वह नोट्स करे या कॉइन्स के थ्रू करे, सर यू आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़े। क्लियर? हाँ, वो बात अलग है, जैसे क्वाइंस के केस में थोड़ी लिमिट होती है। अब आप क्या कहोगे, सर क्वाइंस के केस में कितने भी कॉइन्स नहीं, मैक्सिमम अगर कॉइन्स में पेमेंट आपने करनी है तो अप टू 1000 रुपीज तक के कॉइन्स आप किसी को पे कर सकते हैं। 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर कॉइन्स आर नॉट अलाउड। अब जैसे मान लो मैंने आपको 5000 पे, कल को फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, 5000 रुपये फीस देनी है, इतना सारा बैग भर के ले आए, सर कॉइन्स ही कॉइन्स यहाँ पे कर दिए। मैं सर उसको मना कर सकता हूँ। आप क्या कहोगे, सर आप कॉइन्स को कैसे मना कर सकते हो, जबकि कॉइन्स तो इशूड बाय द क्या है, गवर्नमेंट है, ये तो फिएट मनी है, ये तो आपको लेनी पड़ेगी। नहीं, कॉइन्स के केस में कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग टू, मैक्सिमम कॉइन्स 1000 तक आप पे आउट कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा मैं लीगली बाउंड नहीं हूं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, मैं रिफ्यूज कर सकता हूं, मैं मना कर सकता हूं कि नहीं, बाय कॉइन्स पेमेंट मैं नहीं लूंगा। आप कह रहे हो सर आपने ये मना कैसे कर दिया, ये तो फिएट मनी है, ये तो ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सर मानना पड़ेगा, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, मेरे को करेंसी दे दे, मेरे को नोट्स दे दे, जितनी मर्जी पे कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बट सर क्वाइंट्स के केस में लिमिट है। क्वाइंट्स के केस में मैक्सिमम आप 1000 तक की पेमेंट कर सकते हैं, 1000 से ऊपर आपको क्वाइंट्स अलाउड नहीं है। Is that clear? So fiat money is that money which is issued under the order of government and by which all the person living in that country are bound, legally bound to accept that. आपको वो लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे सर, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहां पे नेक्स्ट आगे लिखे नंबर टू। यहां तक क्लियर हो जी? पहले सर मतलब ये वो है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, यहां पे लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया रूपी इज लीगल टेंडर। क्लियर? नेक्स्ट आगे नंबर 2, हेडिंग लिखे फिड्यूशियरी मनी। देन आपको डिफरेंस क्रिएट करवाऊंगा बाद में कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या ये फॉर्म्स ऑफ मनी डिफरेंट क्यों है। क्लियर? इसके बाद में लास्ट में क्रक्स इसका निकालेंगे। फिड्यूशियरी मनी में लिखे इट इज दैट मनी which is accepted as a medium of exchange because of the between payer and the payee. For example, check are चेक्स या बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये भी तो अपने आप में क्या है, फिड्यूशियरी मनी। बिकॉज अगर कोई पर्सन मुझे बाय चेक पेमेंट करता है, सो दैट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, या वो लीगली बाउंडिंग है मेरे पे, मेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। अब कई बार नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर पूछते भी हैं कि सर आपको जो फीस पे आउट करनी है क्या बाय चेक पे कर सकते हैं, यस व्हाई नॉट। हम कहते हैं सर ऑल वेन्यूज ऑफ, मैं बाय चेक भी पेमेंट लेने को क्या हूं, रेडी हूं। बट समटाइम्स जहां पे, अच्छा मैंने ये चीज कही कि मैं बाय चेक लेने को रेडी हूं बिकॉज मुझे आप पे विश्वास है कि जो आप पेमेंट मुझे करेंगे वो पेमेंट मेरे अकाउंट में क्या होगी, क्लियर होगी, वो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। अदरवाइज जहां पे आपको दूसरी पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है, जहां पे आपको सामने वाली पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है, आप क्लियरली वहां पे वर्ड क्या यूज करते हो, सर मैं बाय चेक पेमेंट ही लूंगा, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर या कैश पेमेंट। हम सर ये चेक वगैरह बिल्स रिसीवेबल के चक्कर में नहीं पड़ते। क्लियर? अब लेट इट बी, आप मेरी दुकान से सामान ले जाओ और मुझे एक चेक देके चले जाओ। अब सामान तो तुम ले जा चुके, पता नहीं बाद में चेक पास होगा नहीं होगा, अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, सर हम ट्रस्ट नहीं करते।
हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं शायद पेमेंट मिले या ना मिले। आप ऐसे कीजिए, आजकल तो बड़ा सिस्टम इजी सा है, ये गूगल पे कर दीजिए। वैसे भी उसकी तो लाख रुपए तक की लिमिट होती है वन डे की, बड़े आराम से, सर मेरी तो पेमेंट ही कितनी है 40,000 है, वन शॉट में हो जाएगी। एंड इधर से पैसे आए, आप अपना सामान ले जाए। क्योंकि मुझे मुझे बेसिकली सर पार्टीज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है कि जो पर्सन मुझे बाय चेक पेमेंट कर रहा है शायद मेरा पैसा मुझे ना मिले। तो ये सर प्योरली चेक के थ्रू पेमेंट होना प्योरली अपने आप में क्या फिड्यूशियरी मनी है, जो ट्रस्ट के ऊपर क्या करती है, बेस करती है। अगर तो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट है, अब मुझे सिंपल सी बात है, कई बार नॉर्मली पेरेंट्स चेक बना के भेज देते हैं कि सर आप अपना नेम अपने आप फिल कर लेना एंड अपने अकाउंट में क्लियर कर लेना, मैं वो भी रख लेता हूँ। बट अगर मुझसे कोई पूछे क्या मैं लीगली बाउंड हूं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्या मुझे वो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा? सर लीगली बाउंड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज जो चेक हैं वो इशूड बाय द गवर्नमेंट नहीं है, एज अ लीगल टेंडर नहीं है कि जो मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मेरी मर्जी सर मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अब आपने क्या कहा, सर आप मेरे पास चेक ले आए, मैं कहा सॉरी बच्चे हम बाय चेक पेमेंट नहीं लेते, हम या तो कैश लेते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर। क्लियर? मोस्टली आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए, अगर आप मान लो आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, कहीं भी किसी पर्पस के लिए, सर चेक धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अगला डायरेक्टली क्या कहता है, सर हमें कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक प्रोवाइड करने में, आप हमें ऑनलाइन आरटीजीएस करवा दीजिए, नेफ्ट करवा दीजिए, आईएमपीएस या आजकल यूपीआई ट्रांसफर करवा दीजिए, या कैश पेमेंट करवा दीजिए, साथ के साथ सामान आपका आपकी दुकान पे होगा। बट सर ये बाय चेक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं अगले को आप कैसे मना कर सकते हो बाय चेक पेमेंट करना? हाँ भाई, बाय चेक पेमेंट करना कौन सा गवर्नमेंट की ओर से ऑथराइज है कि आपको वो लीगली बाउंड है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये प्योरली एक वर्ड पे डिपेंड करता है, दैट इज क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट। अगर तो पेयर एंड पेई को एक दूसरे, पेयर पे करने वाला, पेई जिसको पेमेंट मिलनी है, क्लियर, अगर तो तुम दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, ट्रस्ट है, देन ये फिड्यूशियरी मनी आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज मैं तो साफ मना कर दूंगा। अब बहुत लोग जितने फ्रॉड होते हैं ना, वैसे यूजली ये सारे किसके थ्रू होते हैं, ये चेक्स के थ्रू होते हैं। क्यों? अब चेक देखो, अगर मैंने आपको आज दिया, वो अकाउंट में लगाएगा, 2-3 दिन बाद जाके वो क्या होगा, क्लियर होगा, तब तक तो मैं फ्रॉड करके निकल भी लूंगा, समझ गए? बट एक तरफ होता है कि नहीं सर पहले पेमेंट बाद में सामान। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंजर से, जो जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनको मैं पहचानता भी नहीं, आप हो कौन, सर आपसे चेक, बाय चेक पेमेंट क्यों लूंगा सर? आप लीगल कैश पेमेंट करें ना, आप मुझे करेंसी दें, क्वाइंस दें, या ऑनलाइन ट्रांसफर करें, जैसा आपको सही लगे, बट सर बाय चेक नॉट पॉसिबल, हम लेते नहीं है सर। क्लियर? अब यहाँ पे एक दो बार मैं नॉर्मली शॉपिंग करने गया, जब एसी वगैरह परचेज करना था, मैं कहा जी बाय चेक पेमेंट कर दी, सॉरी सर या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए या कैश नगद पेमेंट कर दीजिए, बाय चेक पेमेंट हम नहीं। क्या पता जी बाय चेक पेमेंट मिले ना मिले, बाद में चक्करों में फिरते रहेंगे एंड इतने में आप सामान लेके रफू चक्कर हो जाए। नहीं सर, बाय चेक इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं अगले कहूंगा सर आप मना कैसे कर सकते हो, आपको चेक लेना होगा, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है कि आपको चेक एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज फिड्यूशरी मनी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिर्फ तब एक्सेप्ट होती है जब आप दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, ट्रस्ट, अदरवाइज आप मना कर सकते हो, आप मना कर सकते हो। अब नॉर्मली सर एक दो पर्सन से मैंने अपने क्लाइंट से चेक लेना था, वो कहता सर बाय चेक पेमेंट कर देते हैं, तो सॉरी सर बाय चेक पेमेंट नहीं होगी। आप बेशक जो कम करना कुछ भी, आप ऑन द स्पॉट निपटाओ जो भी है, मेरे को पता तू चेक देगा, तेरा चेक फिर बाउंस होगा, वो डिसऑनर होगा, इस इतने चक्कर में लंबे में पड़ेंगे, सर आप अभी निपटाओ। क्लियर? तो ये बेसिकली सर दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी। फिएट मनी कौन सी हुई, वो मनी जो इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंडर सम अथॉरिटी है, जो हर पर्सन के ऊपर लीगल बाउंडिंग है कि आपको वो एक्सेप्ट करनी होगी। हाँ बट सर जैसे आपने इंडिया में कहा डॉलर्स में पेमेंट करना, मैं मना कर सकता हूँ, मेरे पे मजबूरी थोड़ी है कि मुझे वो यस करने होंगे या मुझे वो एक्सेप्ट करने होंगे, सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इंडिया का लीगल टेंडर कौन है, रुपी, तो आपको रुपीज में ही क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी।
क्लियर? बट सर फिड्यूशरी मनी प्योरली, फिड्यूशरी मीन्स ट्रस्ट, ट्रस्ट जहां पे आपको फेथ है कि आपको आपका पैसा मिलेगा, तो अल्टीमेट वहां पे ये फिड्यूशरी मनी आप क्या कर सकते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिड्यूशरी मनी को मना कर सकते हो। कोई लीगल बाइंडिंग आपके ऊपर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। क्लियर? नंबर थर्ड, आगे लिखिए। वैसे एक लास्ट वर्ड क्या लिखा था आपने, चेक्स आर, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो एक लाइन, फिड्यूशरी मनी एज एक्सेप्टेड, these are accepted as a means of payment of trust, not on the basis of any order, not on the basis of any order. Yes please, next again, full bodied money, full bodied money लिखें जी। It refers to, in terms of coins, in whose commodity value is equal to money value as and when these are issued, as and when these are issued. फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल से पहले एक बार मीनिंग इसका क्लियर कर लें कि फुल बॉडेड मनी का मतलब क्या है। फुल बॉडेड का मतलब क्या, पहली बात ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है स्पेसिफिकली आपको क्लियर कर गया, मैं क्वाइंस के केस में बात कर रहा हूँ। ये जो आपके नोट्स, पेपर करेंसी जो आज की डेट में चल रही है उसके केस में एप्लीकेबल नहीं है, और ये आज की डेट में जो क्वाइंस हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, थोड़ी बैक इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सर फुल बॉडेड मनी का मतलब पता क्या था, पहले फुल बॉडेड मनी में जितने भी आपके क्वाइंस होते थे ना, जितने भी क्वाइंस थे, आप लोगों ने तो शायद मे भी ना देखे हो, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, ठीक है ना, अठन्नी, चौन्नी, जो ऐसे वर्ड चलते थे छोटे छोटे वो पहले, इनमें ना, इनमें जितनी उसके ऊपर मनी वैल्यू लिखी होती थी, मनी वैल्यू मीन्स जितनी उस क्वाइन के ऊपर लिखी हुई है, मनी वैल्यू मीन्स जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसके ऊपर लिखी हुई है, एक्चुअल में उतनी ही उनकी क्या होती थी, कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट, सो बेसिकली फुल बॉडेड मनी आप क्या कह रहे थे कि सर जो आपके पहले एंशिएंट टाइम्स में क्वाइंस होते थे, उस क्वाइंस के अंदर अल्टीमेट उतनी ही उन लोगों की, उन क्वाइंस की क्या होती थी, कॉमोडिटी वैल्यू होती थी, उसमें एक्चुअल में उतनी सिल्वर क्वांटिटी क्या होती थी, अवेलेबल होती। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कहने का चाह रहे हैं, अगर इन सिंपल वर्ड्स यहां पे मैं वर्ड यूज करूं, सर कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। क्लियर? अब आप यहां पे थोड़ा सा वैल्यू, तो मनी वैल्यू तो आपको मैंने क्लियर किया, मनी वैल्यू मींस द वैल्यू व्हिच इज रिटन ऑन द कॉइन, ऑन द फेस ऑफ द कॉइन, दैट इज कॉल्ड एज मनी वैल्यू। एंड सेम सर उसकी कॉमोडिटी वैल्यू भी क्या होती थी, इक्वल होती थी। अगर मान लीजिए मैं पहले कह रहा हूं जी, अगर ₹1 का, 1 रुपए का अगर क्वाइन होता था, तो उसमें एक्चुअल में उसकी कॉमोडिटी वैल्यू भी कितनी होती थी, ही सिल्वर क्वांटिटी क्या होती थी, प्रेजेंट होती थी। अब इस क्वाइन को आप चाहे एज अ कॉमोडिटी यूज करें तो भी 1 रुपए मिलेगा, आप चाहे इसको एज अ रुपीज यूज करें तो भी वो 1 रुपए का ही चलेगा। क्लियर? बिकॉज पहले जितने भी आपके ऐसे क्वाइंस होते थे उनके अंदर सचमुच में उतनी वैल्यू की सिल्वर क्वांटिटी क्या होती थी, प्रेजेंट होती थी। आज के टाइम पे
नॉर्मली जितने भी आपके क्वाइंस आ रहे हैं, आजकल तो मेटल क्वाइंस आ रहे हैं, वो तो प्योरली क्या है, आयरन के होते हैं या मेटल जो यूज होता है वहां पे क्वाइंस बनाने के लिए। आज की डेट में अगर 10 रुपए का क्वाइन है, तुम क्या सोचते हो, अगर इसको मैं एज अ मनी ना यूज करूं, उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल करूं एज अ गुड, एज अ गुड, क्या तुझे 10 रुपए मिलेंगे? अगर 10 रुपए का जो क्वाइन है, अगर उस 10 रुपए क्वाइन को, इसकी मनी वैल्यू छोड़ दो, मनी वैल्यू तो 10 रुपए, मनी वैल्यू तो 10 रुपए है, अगर इसको एज कॉमोडिटी, एज अ कॉमोडिटी, एज अ गुड्स इसको सेल करें, क्या तुझे 10 रुपए मिलेंगे? नहीं सर। ये एक्चुअल में बना किसका हुआ है तो आयरन का, आयरन का, थोड़ी स्टील की क्वांटिटी है, जो भी मेटल्स यूज होते हैं सर, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपए 3। देख फेस वैल्यू कितनी है? 10। बिकेगा कितने का? 2-3 रुपए का। तो सर ये आज की डेट में क्वाइंस, जो पहले क्वाइंस हमारे पास हुआ करते थे, अगर उसके ऊपर लिखा होता था लेट इट बी 50 पैसा, तो सर आप उसको चाहे एज अ मनी यूज करो या एज अ कॉमोडिटी भी यूज करो, दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलती थी? सेम मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल लाइक लिखें, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं नीचे। फॉर एग्जाम्पल अ रुपी कॉइन, a rupee coin during the British period in India of was made of silver. Full stop. The value of coin was equal to money value. Its money value the time of issue. At the time of issue. मतलब सर आप अगर, ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम की बात है सर, आज की डेट की बात नहीं कर रहा मैं, आपको पहले बता दूं। प्लस हम सिर्फ क्वाइंस के केस में ये बात कर रहे हैं, पेपर करेंसी या नोट्स के केस में हम ये बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर सर? ये पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था जहां पे कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होती थी? मनी वैल्यू होती थी। आज के टाइम में तो सर बहुत कम है। अब आज के टाइम में तो सर जो 2000 रुपए का नोट है, जो 2000 रुपीज का नोट है, 500 का नोट है, क्या अगर अगर उस नोट को, अगर उस नोट को एज अ मनी ना देखा जाए, उस पेपर की क्या वैल्यू हुई? अगर उसको एज अ मनी हम यूज ना करें, एज अ कॉमोडिटी उसको क्या करें? यूज करें या सेल करें, सर वो पेपर की वैल्यू क्या है? इन पैसों में वैल्यू भी नहीं होगी सर, पैसों में वैल्यू भी नहीं होगी। बिकॉज बिकॉज आज की डेट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है देन दैट ऑफ, सर आज के टाइम में हम जो यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सी मनी यूज कर रहे हैं? क्रेडिट मनी। कौन सी यूज कर रहे हैं? क्रेडिट मनी, जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू बहुत कम है एंड उसकी मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब सर देख, नोट तेरा वो कितने का, शायद उसको बनाने में कॉस्ट कितनी आती होगी? 10-15 रुपए कॉस्ट आती होगी, बट वो चलता मार्केट में कितने का है? 2000 का। मनी वैल्यू उसकी कितनी है? 2000 रुपए। क्लियर? तो ये सर ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे है। आज भी अगर किसी के पास हो, ये यूजुअली मंदिर गुरुद्वारा में ना पुराने 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, ये वहां से मिल जाते हैं। या जितने तुम्हारे ये यूटेंसिल्स वाले जो पुराना स्क्रैप का काम करते हैं, उनके पास यूजुअली मिल जाते हैं। अगर कहीं देखने को मिले, आप ध्यान से चेकआउट करना, वो जो वहां पे क्वाइन होगा ना, उसमें आपको सिल्वर क्वांटिटी क्या मिलेगी? प्रेजेंट मिलेगी। क्योंकि पहले कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती थी? मनी वैल्यू। अगर 1 रुपए का क्वाइन है तो उसमें 1 रुपए की सिल्वर क्वांटिटी क्या थी? प्रेजेंट। अब तुम एज अ उसको चाहे गुड्स यूज करो या एज अ मनी यूज करो, वैल्यू तो आपको सेम ही मिलने वाली, वैल्यू तो सेम ही मिलने वाली है। सर डे बाय डे जब देखा गया कि सिल्वर क्वांटिटी इतनी प्रेजेंट हम नहीं करवा सकते, क्योंकि डे बाय डे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स के कारण मनी क्या हुई? इंक्रीज हुई, तो ये कॉन्सेप्ट हटा लिया गया। फुल बॉडीड मनी को रिप्लेस कर दिया गया बाय द क्रेडिट मनी। नेक्स्ट ऑन, जिसमें सर, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन मनी वैल्यू, इज ग्रेटर देन कॉमोडिटी वैल्यू। क्लियर? तो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको रिप्लेस किया गया, लिखें नंबर 4, नंबर 4, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, it refers to that money, money value more than, money value is more than commodity value. For example,
मेटल कॉइन्स, मेटल कॉइन्स एटसेट्रा। तो सर आज की डेट में जो भी मनी आप लोग यूज कर रहे हैं, लाइक हमारे पास जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं, जितने भी आपके पास पेपर नोट्स आ रहे हैं, सर उसकी कॉमोडिटी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, जितने की मार्केट में वो चलते हैं। अब आज की डेट में जैसे मैं आपको 10 रुपए वाली एग्जांपल दे रहा था, जो 10 रुपए का क्वाइन है, आप उसको एज अ मनी छोड़ो, वैसे बेच कर देखो, है तो फिएट मनी, है तो फिएट मनी ही है। बात ये कि वो क्रेडिट मनी है या फुल बॉडेड। सर एक्चुअली वो क्रेडिट मनी है आज की डेट में, एट प्रेजेंट जो आप लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर? वो कौन सी है? क्रेडिट फिएट मनी है तो फिएट मनी। क्यों सर? लीगली बाउंडिंग आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इशूड बाय द क्या है? गवर्नमेंट। बट सर क्या वो फुल बॉडीड है या क्रेडिट मनी है? वो क्रेडिट मनी है। सर अगर वो 10 रुपए का क्वाइन अगर आज मार्केट में मैं एज मनी यूज नहीं करता, वैसे इसको सेल करके देखता हूं एज अ गुड्स, एज अ कॉमोडिटी, तो शायद मुझे 10 रुपए ना मिले, मुझे कितने मिलेंगे? शायद 1 रुपए 2 रुपए मिलेंगे। सर उसकी वैल्यू ही क्या है? कुछ भी नहीं। बट मार्केट में वो चलता कितने का है? 10 रुपए का, बिकॉज द फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू रिटर्न रिटर्न ऑन द, जो बेसिकली उस पर लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज मनी वैल्यू। अब जो 2000 रुपए का नोट है, जो 2000 रुपए का तेरा यहाँ पे नोट है, सर आप क्या समझते हो इसकी मनी वैल्यू? मनी वैल्यू तो कितनी है? 2000। 2000 इसकी कॉमोडिटी वैल्यू कितनी हुई? अब ऐसा कागज इसको सेल करके देख, रद्दी में, नॉर्मली स्क्रैप में इसको सेल करके देख, तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बट चलता ये कितने में है? चलता 2000 में, बिकॉज इसकी कॉमोडिटी वैल्यू बहुत कम है देन दैट ऑफ मनी वैल्यू। मनी वैल्यू तो सर उसके ऊपर 2000 है जो चल रहा है मार्केट में। अगर वैसे इसको एज अ कागज, एज अ पेपर चलाया जाए, तो सर है ही कुछ नहीं, फिर तो वैल्यू ही कुछ नहीं है इसकी। तो यहां पे हम वर्ड बोलते हैं क्या? मनी वैल्यू, मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन commodity value. Money value is greater than commodity value. Money value is greater than commodity value. हाँ जी, हुआ डन यहां तक? इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन साथ ही साथ अटैच करवा रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा मीनिंग प्रॉपर क्लियर करने के लिए। अब अपनी बात ये स्टार्ट हुई है, लिखें डिफरेंस बिटवीन money value of money, commodity value, money value of money and commodity value of money. लिखिए जी आंसर money value of to the value, refers to the value which is written on a coin or paper note. जो पेपर वाले नोट हैं या कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, जो वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज मनी वैल्यू। क्लियर? thus money value of a paper note what is written on it, that is comma 500 एटसेट्रा एटसेट्रा, कि जो वैल्यू बेसिकली वहां पे उसके ऊपर लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज मनी वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर? नेक्स्ट आगे, यहां तक हो गया जी? डन। नेक्स्ट इज इसके साथ ही कॉमोडिटी वैल्यू, दूसरी ऑफ मनी टू वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी। यहां तक लिख लिया? वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी दैट मेड ऑफ, जिसकी वो बनी हुई है, दैट इज मेड ऑफ, दैट द मनी इज मेड ऑफ, फुल स्टॉप। सफिशिएंट है इतना, क्योंकि अपन ने उधर से कॉमोडिटी वैल्यू में पहले लिख लिया था ना कि बेसिकली सर अल्टीमेट कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी मतलब जिससे मनी बनी हुई है। अब लाइक अगर क्वाइंस के केस में बात करें, जो भी मेटल आपने यूज किया,
अगर जैसे पहले सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स आते थे, तो अल्टीमेट मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड कंटेन्ड इट, मार्केट वैल्यू ऑफ सिल्वर कंटेन्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कमोडिटी वैल्यू। क्लियर? जिस चीज से मनी बनी हुई है, मनी भी तो सर कोई फॉर्म तो है ही है, टेंजिबल तो है ही है, मे बी पेपर फॉर्म में है, मे बी कॉइन्स फॉर्म में है, तो जिस भी चीज से वो बनी हुई है दैट इज कॉल्ड एज उसकी कमोडिटी वैल्यू। अब यहाँ पे पॉइंट आते हैं दो। क्या सर जो मनी आज की डेट में आप लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो क्रेडिट मनी है या फुल बॉडेड मनी? क्रेडिट मनी। क्लियर? बिकॉज जो भी मनी आज की डेट में आप लोग यूज कर रहे हैं, पेपर नोट्स, करेंसी, कॉइन्स, सबकी कमोडिटी वैल्यू इज लोअर देन द मनी वैल्यू विच इज रिटन ऑन इट। क्लियर? जितनी वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है ना सर, वो तो कहीं ज्यादा है देन दैट ऑफ इट्स कमोडिटी वैल्यू। इसीलिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं आज की डेट में सर, वी आर यूजिंग द क्रेडिट मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर। क्लियर? तो बेसिकली वो पॉइंट्स यहां पे कॉमन चलेंगे। डन? आफ्टर दैट एक यहां पे शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं व्हाट इज नियर मनी। व्हाट इज नियर मनी? क्वेश्चन व्हाट इज, ये यूजली नंबर ऑफ टाइम पूछा जा चुका, नियर मनी। आंसर, it refers to close substitute of money, full stop, easily converted to cash, inverted commas में, it can be easily converted into cash, full stop. This is liquid assets, highly liquid assets, bonds, comma share, etc. Full stop. It can be, sorry, it cannot be used as a medium of, चलो आपने ठीक है क्या कहा, ये बहुत अच्छा क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है। एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या है कि जो इजीली कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिस टाइम जब चाहो आप इसको इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश के अंदर। हाँ बट सर ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है इसको नियर मनी तो बोल सकते हो, ये डायरेक्टली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं होंगे। आपको पहले गोल्ड एंड सिल्वर को कन्वर्ट करवाना होगा कैश में, आफ्टर दैट जैसे मर्जी आप क्या करें यूज करें। क्लियर? जो क्रिप्टो, जो वर्चुअल डिजिटल मनी आज का कॉन्सेप्ट, वो भी क्लियर। वो सर थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, वो ई मनी हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर आया। बट ये नियर मनी मतलब है तो ये टेंजिबल फॉर्म में है, तो ये फिजिकल फॉर्म में, बट सर ये डायरेक्ट मनी नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, बिकॉज ये अपने आप में क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है। अब लेट इट बी, जब भी आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप अपना गोल्ड का, सिल्वर का, कोई भी जहां मर्जी सेल करें, इजीली उसको कन्वर्ट करवाएं कैश में, एंड जैसे मर्जी क्या करें पैसा यूज करें। बट सर क्या डायरेक्टली गोल्ड या सिल्वर, डायरेक्टली गोल्ड या सिल्वर से आप अपने डिमांड्स पूरी कर सकते हैं? नो, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कैश, आफ्टर दैट आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो बेसिकली इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ब्रैकेट में first needs to be converted into cash। क्लियर? कि सबसे पहले तो आपको इसको कैश में कन्वर्ट करना होगा, एंड कैश में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको जैसे मर्जी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी है जो आप लोगों के सिलेबस में यहाँ पे यूजुअली डिस्कस की गई, फंक्शंस के अलावा, जिसमें आपने मेन, अगर मैं बात करूं, 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। नंबर 1 इज फिएट मनी, नंबर 2 इज फिड्यूशरी मनी, जो दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको अगर आए तो आप लिख सकते हो कि सर फिएट मनी तो वो है जो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट आप लीगली बाउंड हो एक्सेप्ट करने के लिए। बट सर फिड्यूशरी मनी आपके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर पार्टीज के बीच में क्या है, ट्रस्ट है, देन फिड्यूशरी मनी एक्सेप्टेबल होगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदरवाइज आप मना कर सकते हैं।
क्लियर? एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या कहा था सर, फिएट मनी का ये भी मतलब नहीं है कि आप कॉइन्स में जितनी मर्जी पेमेंट करो, मैक्सिमम अप टू 1000 रुपीज तक की पेमेंट क्या है अलाउड है। 1000 से ऊपर आप पेमेंट कॉइन्स में अगर करते हैं तो सामने वाली पार्टी रिफ्यूज कर सकती है। क्लियर? अब मेरे पास अगर मान लो कोई भी पर्सन 5000 के कॉइन्स लेकर आ गया तो मैं उसको मना कर सकता हूं कि सर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग, कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग टू 1000 तक की पेमेंट कॉइन्स के अंदर क्या है अलाउड है। ऐसा तो मर्जी है सर, आपने एक्सेप्ट करना तो कर लो, बट आप मना कर सकते हो, मना कर सकते हो अगर 1000 से ऊपर आपके क्या होंगे कॉइन्स। क्लियर? प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज का पार्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज का पार्ट, इंडिया में आपने यहां पे सुना होगा कि सर अल्टीमेट हमारे यहाँ पे जो इशू, करेंसी इशू करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट सर आरबीआई सारे नोट्स प्रिंट नहीं करती, एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट, 1 रुपीज का जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट प्लस जितने क्वाइंस हैं, क्वाइंस सारे प्लस 1 रुपए का जो नोट है, ये कौन प्रिंट करती है, कौन बनाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारे नोट जितने भी होते हैं वो कौन बनाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज का पार्ट है आप लोगों के लिए, टाइम टू टाइम बीच बीच में अपन लिखते भी जाएंगे। क्लियर? कि बेसिकली कभी देखना ध्यान से, अगर 1 रुपए का नोट आपको देखने को मिले, वैसे तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट बीच में इन्होंने काफी सारे नए नोट्स प्रिंट किए थे 1 रुपए के, तो उसके ऊपर देखना वहां पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाकी जगह सब जगह जितने नोट्स आप लोग यूज करते हो वहां पे क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज 1 रुपए का नोट एंड सारे कॉइन्स, सारे कॉइन्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। बाकी सब कुछ कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे, यहां पे आपके पास टॉपिक अगर हम बात करें, ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर द सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले वो सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट। क्लियर? एक्स्ट्रा माइल अगर कुछ करना होगा तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली नया टॉपिक यहां पे लिखें, मनी सप्लाई। सर ये वर्ड आपके बहुत काम आने वाला है टिल लास्ट तक, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में, मनी सप्लाई का टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि सर देखो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी में अगर मैक्रो लेवल पे बात की जाए, एग्रीगेट लेवल पे बात की जाए, इस पूरी मार्केट को, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाली कौन सी आइटम है अपने आप में? सिर्फ मनी। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से, मनी सप्लाई के डिक्रीज होने से ही आपकी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हैं, कभी इन्फ्लेशन आती है, कभी डिफ्लेशन आती है, या जो ट्रेड साइकिल्स तुम्हारे चलते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, वो जो 4 स्टेजेस हैं, इनके आने का कारण ही क्या है? मार्केट में मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई, पैसे की तेजी। अब जितना ज्यादा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वेरी नॉर्मल, जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी, जितनी ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में होगी, पैसे का फ्लो तेज होगा, अल्टीमेटली सर उतना बूम पीरियड आएगा। एंड बूम पीरियड का मतलब क्या है? लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, एंड डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? सर मैं अगर तो सप्लाई बढ़ा सकता हूं तो बढ़ा लूंगा, बट अगर मैं ऑलरेडी 100% पे काम कर रहा हूं फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देन वो बढ़ती डिमांड आप लोगों के लिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बनेगी, और इन्फ्लेशन का वो क्या बनेगी? कारण। तो इसीलिए ये टॉपिक यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया कि पहले तो मनी सप्लाई समझो, मनी सप्लाई होती क्या है, मनी सप्लायर कौन होते हैं, या प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन होते हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, तो जाके नेक्स्ट वन जो हमारे टॉपिक्स हैं वहां पे बार बार वर्ड जब आएगा मनी सप्लाई तो आपके माइंड में ये आना चाहिए। क्लियर? लिखिए, मनी सप्लाई refers to, money supply refers to the total stock of money, total stock of money in circulation
sorry, total stock of money in circulation in an economy in an given point of time, given point of time, full stop, full stop, साथ में लिखें given point of time, full stop, supply of money is a stock concept. एक टॉपिक याद है स्टार्टिंग में हमने वर्ड पढ़ा था स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल. सर क्वांटिटीज को मेजर करना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट आर कॉल्ड एज स्टॉक वेरिएबल्स, एंड ओवर अ पीरियड काउंट करना दैट इज कॉल्ड एज फ्लो वेरिएबल. बट सर ये तो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई तो निकालते ही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. क्लियर कि जब भी आपने मार्केट में चेकआउट करना होता है कि मनी सप्लाई कितनी है, हम लोग ओवर अ पीरियड नहीं, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मार्केट में मनी सप्लाई है, कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में, एक वर्ड अच्छा यूज किया गया इन सर्कुलेशन, इसको अंडरलाइन करो, इन सर्कुलेशन, कि कितना पैसा इन सर्कुलेशन है, दैट इज द मेन थिंग. क्लियर कि मेन सर्कुलेशन में कितना पैसा है एट प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई. क्लियर, फुल स्टॉप. आगे लिखें. It refers to total stock of money, all the people, ये लाइन अच्छी है, all the people of a country at a given point of time. तो सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि सर यहां के लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा वो हेल्ड करके रखते हैं सर्कुलेशन में. देखो सर सिंपल सी बात, जो पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, जो पैसा बैंक के पास नहीं है, जो पैसा आरबीआई के पास नहीं है, वो किसके पास है? पब्लिक के पास. वो पैसा किसके पास है? पब्लिक के पास. एंड जो पैसा पब्लिक के हाथ में है वो सारा सर्कुलेशन में है. वही पैसा नेक्स्ट आगे सर्कल के थ्रू क्या होता जा रहा है? कॉन्टिन्यूटी में होता जा रहा है. तो मैंने आपसे यही कहा कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है सर? जो पैसा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सर्कुलेशन में है. सर्कुलेशन में कौन सा होगा? सर्कुलेशन में वो पैसा होगा जो हेल्ड बाय क्या होगा? पीपल ऑफ दैट कंट्री. जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड होगा वो सर्कुलेशन में. क्लियर. और प्लस जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, जो पैसा आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास या बैंकिंग सिस्टम के पास पड़ा है, वो तो सर वो थोड़ी सर्कुलेशन में है. वो पैसा सर्कुलेशन में थोड़ी है. सर्कुलेशन में मींस एट प्रेजेंट जो रोटेट हो रहा है, जो पैसा मार्केट में जा रहा है, जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. दैट मनी इज कॉल्ड एज इन सर्कुलेशन. और मुझे वही तो काउंट करनी है, वही तो काउंट करने की एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में कितना पैसा सर्कुलेशन में है, टू फाइंड आउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. क्योंकि देखो अल्टीमेट सर, जैसे ही मनी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का कारण बनेगी. और अगर मनी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो वो डिफ्लेशन का कारण बनेगी. और हमारी कंट्री का मेन व्यू पॉइंट क्या है? हम नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी स्लिप करे इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में. हम चाहते हैं स्टेबिलिटी बनी. तो वो करने के लिए मैं जब कंट्रोल करूंगा, मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? मैं एज अ बैंकिंग सिस्टम या एज अ गवर्नमेंट, हम दो ही हैं इस पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट करने वाले, या तो आरबीआई या गवर्नमेंट. तो हम लोग पहले ये तो जान लें, हमारा पैसा छोड़ो, वो तो हमारे पास पड़ा है, ये इकोनॉमी में थोड़ी है, ये तो हमारे पास पड़ा है. क्लियर. जो पैसा आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास होल्ड पे है, गवर्नमेंट के पास है, ये सर्कुलेशन में थोड़ी हुआ. ये जब रिलीज करेंगे तो सर्कुलेशन में जाएगा. हमें कंट्रोल करने के लिए उल्टा ये जानना है कि हमारे अलावा जो पैसा हमारे पास पड़ा वो छोड़ो, हमारे अलावा
ऑलरेडी सप्लाई में कितना है, ऑलरेडी सर्कुलेशन में कितना है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। वो बेसिकली सर वो पैसा भी तो कहां पड़ा है तो बैंकिंग सिस्टम में पड़ा है। सर्कुलेट जब होता है तब वो उसमें आता है, तब वो उसमें काउंट हो। अदरवाइज आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास, या जैसे आप वर्ड यूज करते हैं कमर्शियल बैंक्स का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है, ब्लॉक द अमाउंट, इनको छोड़ के बाकी वो पैसा जो सर्कुलेशन में है, जो एट प्रेजेंट सप्लाई का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। और जब मनी सप्लाई को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। अंडरलाइन द वर्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट, फुल स्टॉप। यहां तक हो गया जी, यहां तक डन, फुल स्टॉप। यहां पे अब लिख इन्वर्टेड कॉमर्स में, सप्लाई ऑफ मनी includes stock of money, that stock of money held by public या people, held by people other than money themselves। अब नॉर्मली सर एक बात बताओ, ये तो आपने फिर वही गलती कर रहे हो। अगर आप सप्लायर्स, जो मनी के सप्लायर्स हैं, अगर मनी के सप्लायर्स का पैसा भी आप बीच में कैलकुलेट करोगे, फिर तो मनी सप्लाई कभी आप जान ही नहीं पाओगे। मैं ही तो सप्लाई करता हूं। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही तो मनी सप्लाई करती है, आरबीआई ही तो मनी सप्लाई करती है, कमर्शियल बैंक्स ही तो नेक्स्ट आगे मनी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। सर इनके द्वारा पैसा जो पड़ा है वो मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होता। मैंने क्लियरली आपको ये वर्ड बोला, दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय, किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, पीपल ऑफ दैट कंट्री, और वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो कृपा करके इसके अंदर मनी सप्लाई के अंदर जो सप्लायर्स ऑफ मनी है, जो मनी सप्लाई करते हैं, इनको छोड़ के मार्केट सर्कुलेशन में जो पैसा है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। अब यहां पे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, सर हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, क्योंकि आपने वर्ड तो यही कहा ना, अदर देन, किसको छोड़ के, सप्लायर्स ऑफ मनी को छोड़, क्लियर। बैंक्स जो है वो सप्लायर्स, मनी सप्लाई जितनी भी होती है जो सर्कुलेशन में जाती है, क्लियर। नए नोट्स प्रिंट कहां से होते हैं, आरबीआई से। उनको ऑर्डर कौन देता है, गवर्नमेंट। तो जो तुम्हारे प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है, जो तुम्हारे सप्लायर्स ऑफ मनी है, इनको छोड़ के पब्लिक के द्वारा जितना भी पैसा होल्ड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर। क्योंकि सर जितने भी तुम्हारे ये आरबीआई, मेनली तो अपन डूइंग इंडिया में जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं वो कौन है, सप्लायर्स ऑफ मनी। कौन, बेसिकली सर गवर्नमेंट। नंबर 2 अपने आप में कौन है, आरबीआई। फिर आरबीआई प्लस उसके कमर्शियल बैंक्स, मतलब बैंकिंग सिस्टम, इन सिंपल वर्ड्स बैंकिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट, ये दोनों हमारे मनी सप्लायर्स हैं। इनके अलावा, इनका पैसा छोड़ दो, इनके अलावा जो मार्केट सर्कुलेशन में पैसा है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई, क्लियर। सो बेसिकली यहां पे लास्ट वर्ड से आपका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो बनता है, लिखिए यहां पे हु आर। ये इसको नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। आज जस्ट एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक लेक्चर इसके ऊपर हमारा मनी के ऊपर और लगेगा। सो नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे वे से करवाऊंगा। तो स्टार्टिंग से एक बार आज का कॉन्सेप्ट हमने क्या करा सर, स्टार्टिंग से अगर नॉर्मली बात करें, मनी की सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन रीड आउट की कि मनी इज व्हाट मनी डज। तो फंक्शन वाइज आपके सामने डेफिनेशन क्या निकल कर आई कि अल्टीमेटली सर मनी वो अपने आप में चीज है जिसने बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज को क्या किया, ओवरकम किया, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को क्या किया, खत्म किया। और वही मनी के नेक्स्ट वन क्या बने, फंक्शंस बने। तो 4 फंक्शंस आपने रीड आउट किए जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या आया सर, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये प्राइमरी थे। सेकेंडरी में क्या आया, स्टोरेज वैल्यू, क्लियर, एंड डेफर्ड, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पीरियड्स। देन आज का कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हुआ सर टाइप्स ऑफ मनी को लेकर, टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ मनी को लेकर। सबसे पहली फॉर्म आपने क्या पढ़ी, फिएट मनी। फिएट मनी मींस दैट मनी विच इज इशूड अंडर द ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। जैसे इंडिया तो इंडियन
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड विच इज लीगली बाउंड, क्लियर, ऑन एवरी पर्सन टू एक्सेप्ट दैट मनी, नोबडी कैन रिफ्यूज। बट एक एक्स्ट्रा नॉलेज में आपने क्या पढ़ा, क्वाइंस के केस में अप टू 1000 तक पेमेंट अलाउड है, 1000 से ऊपर आप क्वाइंस किसी को मजबूरन नहीं दे सकते। अगला ले अलग बात है, बट आप फोर्सफुली कहो कि आपको लेने पड़ेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। ओके, आफ्टर दैट नंबर 2 इज फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी में आपने क्या पॉइंट पढ़ा सर, विच इज बेस्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ बिटवीन द पार्टीज। क्लियर? बिल्कुल, देखो ये अल्टीमेटली क्या है, बिल्स रिसीवेबल भी क्या है, एक फेथ ही है। मैंने कागज पे आपको प्रॉमिस करके दिया कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, अब आप करोगे या नहीं करोगे तो डिपेंड करता कि मुझे आप पे फेथ कितना। बिल्कुल, वो कहते हैं हम डिस्काउंट ही नहीं करेंगे, वो तो कर देते हैं कमीशन बेसिस पे कि बैंक से हमारा तो रेगुलर काम है, हमारी उससे फैसिलिटी है, अलग बात है। फिड्यूशरी मनी किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। सर कोई मजबूरी नहीं है, आप मना कर दो कि नहीं हम नहीं लेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अलाउड ही नहीं। जैसे आजकल नॉर्मली बैंक्स के केस में क्या होता है, चलो आजकल तो लोन्स के केस में बड़ा अच्छा काम कर दिया, सीधा अकाउंट ही लिंक करवा देते, ईसीएस वर्ड बोलते हैं, या ऑटो मैंडेट, ऑटोमेटिकली, कि जो भी आपकी किस्त होगी ना, नहीं पहले पता क्या होता था, आपसे वो क्या लेते थे, चेक लेते थे साइन करवा करवा के, और फिर वही पंगा, बैंक में पैसे नहीं होते थे, चेक डिसऑनर होता था, वो दिक्कत आती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, चेक्स का काम ही खत्म कर दिया, बैंक ने भी इवन डायरेक्टली अकाउंट लिंक करवा दिया। सर ये आपका लोन अकाउंट है, इसमें इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए, बताओ कौन से अकाउंट से लिंक करनी, ठीक है ना, जो आप अपना अकाउंट दो लिंक करवा देंगे, डायरेक्टली वहां से पेमेंट करके इस अकाउंट में आ जाए। तो आजकल फिड्यूशरी मनी सर वही बात है ना कि ट्रस्ट के बेसिस पे है, अगर तो फेथ है तो एक्सेप्ट करो, अगर नहीं है तो मना करो। बट सर कोई लीगल बाउंडिंग नहीं, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर ये कौन सा कोई ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्लियर? नेक्स्ट इज फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या था, जहां पे कमोडिटी वैल्यू किसके बराबर होती है, मनी वैल्यू के बराबर। जैसे एंशिएंट टाइम्स में पहले आपके ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कॉइन्स आते थे, पर्टिकुलरली कॉइन्स, कमोडिटी वैल्यू बेसिकली जिसकी इक्वल टू क्या होती थी, मनी वैल्यू। बट सर एक होती है क्रेडिट मनी, जो आज की डेट में हम यूज करते हैं, जिसकी मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है सर, जितनी उसकी मनी वैल्यू है। एंड मनी वैल्यू मींस द वैल्यू व्हिच इज रिटन ऑन द कॉइन और पेपर, जितने का वो मार्केट में चलता है, द फेस वैल्यू इज कॉल्ड एज द मनी वैल्यू। एंड कमोडिटी वैल्यू मींस जिससे वो मनी बनी है, जिस चीज से वो मनी बनी है, दैट इज इट्स कमोडिटी वैल्यू। क्लियर? देन आफ्टर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका नियर मनी को लेकर। नियर मनी, near means not proper money but a close substitute of money which can be easily converted into cash but cannot be directly used as a medium of exchange. You have to first convert it into cash, आफ्टर दैट आप जैसे मर्जी इसको यूज कर सकते हैं। बट इतना क्लियर है सर, ये अपने आप में प्योर लिक्विड एसेट्स हैं, एंड लिक्विड का मतलब ही क्या होता है, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। एंड देन लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आज का आया मनी सप्लाई को लेकर। सर व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल मनी सप्लाई सर अपने आप में स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई को काउंट किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मनी इन सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में जो है, क्लियर, दैट मींस द मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अदर देन किसको छोड़ के, सप्लायर्स ऑफ मनी को छोड़ के। मनी सप्लायर्स को बीच में थोड़ी लेके चलेंगे, मनी सप्लायर्स को छोड़ के बाकी जो पैसा इन सर्कुलेशन में है, दैट मनी इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। और ये डेफिनेशन आपको टिल लास्ट तक काम आने वाली है, नंबर ऑफ टाइम्स ये काम आने वाली है। क्लियर? सो बार बार ये वर्ड मनी सप्लाई आपके पास इंट्रोड्यूस होता रहे। इज दैट क्लियर? सो मोर ऑन इसके ऊपर एक लेक्चर हमारा और लगेगा, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट हमारा पेंडिंग है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना मनी सप्लाई ये वाला टॉपिक प्लस ओवरऑल मनी टॉपिक जो है वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे विद सम
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, कोई एक दो क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा लिखने भी हुए तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो भी हम क्या कर लेंगे, साइड बाय साइड कवर अप कर। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। यस करण, एनी डाउट्स? नो सर। ओके जी।